हाय टीम, वेलकम टू माय सेशन ऑन कॉफ़ी विद प्रभ। और आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है, इसलिए मैं सेशन को हिंदी में करना चाहूँगा क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत ही कॉमन यूज़र के लिए है, वो सबके लिए है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में डील करते हैं, नेट बैंकिंग और फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है और इस वीडियो को आप अपनी फैमिली को भी ज़रूर दिखाएँ ताकि वो भी सतर्क रहें। मेरा नाम प्रभ नायर है और अधिक जानकारी के लिए आप मेरा प्रोफाइल चेक कर सकते हैं लिंक्डइन पे। मुझे 17+ साल का एक्सपीरियंस है साइबर सिक्योरिटी में। अब आज की वीडियो क्या है मैं आपको बताता हूँ कि रिसेंटली क्या हुआ कि दिल्ली में एक शख्स हैं जो उनका 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ठीक है, एज पर द साइबर ठग और साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट से देखा जाए तो उनको 50 लाख का फ्रॉड हुआ है। क्या हुआ कि वो घर पे थे, उन्होंने फ़ोन को साइड में रख दिया। नॉर्मली हम भी ऐसे करते हैं, जब हम अपना मी टाइम होता है या फैमिली टाइम होता है तो हम फ़ोन को साइड रखते हैं। शायद ये मैं समझ रहा हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ। तो फ़ोन उन्होंने साइड में रखा होगा। जब उन्होंने 2 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद फ़ोन देखा तो बहुत सारी मिस कॉल्स थी एंड बहुत सारे मैसेज आए होंगे, तो उन्होंने नोटिस नहीं करा होगा। फिर उन्होंने फ्रस्ट्रेट में आके एक कॉल पिक कर ली होगी। वो हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो हमने कॉल पिक कर ली। जैसे उन्होंने कॉल पिक करी तो सामने से कोई वो बोल नहीं रहा। ये मोस्टली OTP कॉल का कॉन्सेप्ट भी होता है, आपके व्हाट्सएप में भी होता है कि जैसे अगर आपको OTP नहीं मिल रहा तो उसमें आता है कि रिक्वेस्ट फॉर कॉल। तो जैसे ही रिक्वेस्ट पर कॉल करते हो तो एक मिस कॉल अलर्ट जनरेट होता है उस नंबर पे। जैसे ही आप कॉल को एक्सेप्ट करते हो तो OTP ऐसा प्रोसेस रजिस्टर हो जाता है और आपका व्हाट्सएप भी खुल जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ। तो उनको एक व्हाट्सएप OTP कॉल आया होगा, उन्होंने उनको एक्सेप्ट करा। जैसे ही ओके ओके हेलो हेलो बोल रहे होंगे, ट्रांजेक्शन डेबिट हो गई। जैसे ही उन्होंने कॉल को काटा, उसके बाद क्या हुआ कि उनके अकाउंट से 50 लाख रुपए RTGS में निकल गए। अब यहाँ पे चीज़ें बोल रहे हैं कि ये सिम स्वैपिंग के थ्रू हुआ है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा सिम स्वैपिंग होती क्या है और मैं क्यों नहीं इसके साथ हूँ। सिम स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे सपोज आपका फ़ोन चोरी हो गया, ठीक है, डेफिनेटली जब आपका फ़ोन चोरी हो गया या फ़ोन गुम गया तो आपका नंबर भी लॉस्ट हो गया। तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि भैया मैं नया फ़ोन लूँगा तो मुझे पुराना नंबर ही मिल जाए, क्योंकि सबके पास वही नंबर होता है। तो मैं FIR कॉपी सबमिट करूँगा, फिर प्रोवाइडर के पास जाऊँगा, उनके वेंडर्स होते हैं, उनके शॉप्स होती हैं, वहाँ पे मैं रजिस्टर करूँगा, फिर मुझे नया सिम मिलेगा, वो एक्टिवेट होगा 24 घंटे में। उसमें भी बहुत सारा प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप आज जाके बोल दो कि मेरा सिम चोरी हो गया, फ़ोन चोरी हो गया, मुझे नया सिम दे दो, ऐसा प्रोसेस नहीं है। तो लोग बोल रहे हैं सिम स्वैपिंग टेक्निक है, बट सिम स्वैपिंग में होता क्या है कि जैसे अभी अभी किसी ने मेरा अगर सिम को स्वैप करा है और अपना मोबाइल एक्टिवेट करा है विद द सेम नंबर, तो मेरा कायदे से नेटवर्क हट जाने चाहिए, मेरे मोबाइल से नेटवर्क नहीं आने चाहिए, फ़ोन डीएक्टिवेट हो जाता है। ओके, अगर कोई मेरे सिम को स्वैप कर रहा है। बट यहाँ पर क्या है, उनको कॉल्स आ रही है, उनको SMS आ रहे हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे सिम स्वैपिंग का जो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि सिम डिसेबल हो जाती है प्राइमरी, तो यहाँ पे वो नहीं हो रहा। तो सिम स्वैपिंग का केस तो नहीं लग रहा मुझे। अब मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेट करी और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, मैंने उनसे भी जानने की कोशिश करी। तो मुझे एक नया कॉन्सेप्ट पता चला जो पहले भी चल रहा है, जिसको बोलता है ई सिम। अब ई सिम में क्या होता है कि अगर मैं एक वेंडर का एग्जांपल लूँ, उनका क्या एक प्रोसेस है। ई सिम का कॉन्सेप्ट क्या है कि बिना सिम के, बिना फिजिकल सिम के आपका मोबाइल काम करेगा। कैसे होता है? प्रोफाइल के थ्रू होता है। तो आपके मोबाइल में सिम की ज़रूरत नहीं है। तो ई सिम के थ्रू नेटवर्क काम करते हैं बिकॉज ऑफ योर मोबाइल इनबिल्ट टावर्स। अब उसमें क्या प्रोसेस होता है रजिस्टर करने का कि आपको अपने मोबाइल नंबर से, ठीक है, एक उनका जो सर्विस प्रोवाइडर नंबर होता है, सपोज 123 स्पेस ईमेल एड्रेस आपको अपना टाइप करना पड़ता है, जो रजिस्टर्ड होता है आपके मोबाइल नंबर पे, जिस पे आपको बिल्स आते हैं। जैसे सपोज मैं एक एयरटेल सब्सक्राइबर हूँ तो मेरे बिल सारे मेरे ईमेल आईडी पे आते हैं। तो मैंने वही ईमेल आईडी स्पेस 123 करके उस नंबर पे भेज दिया, या एयरटेल माई ईमेल आईडी और BSNL माई ईमेल आईडी, और एक SMS होता है नंबर, उस पर भेज दिया। तो जो ईमेल आईडी रजिस्टर होती है फ़ोन नंबर के साथ जिस पे बिल्स आते हैं, वो हमें देना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे एक कंसर्न समझ में आ रहा है कि माइट बी हैकर ऑल्सो, उन्होंने भी ये यूज़ करा होगा और ई सिम क्रिएट करी होगी। बट ई सिम में एक चीज़ और है कि जब आप ये रिक्वेस्ट भेजते हो कि मतलब आपका ईमेल आईडी स्पेस नंबर जिस पे भेजना है, और विद इन अ 2 आवर क्या होता है, आपको एक ईमेल आता है, ठीक है, और ये ईमेल उसी ईमेल आईडी पे आएगा जिससे आपका रजिस्टर्ड है, ठीक है। उस पर QR कोड होता है, फिर उससे आप स्कैन करते हो, फिर आपकी प्रोफाइल आपके मोबाइल पे क्रिएट होती है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको 2 घंटे में रजिस्टर करना पड़ता है। इसका मतलब ई सिम और ई सिम रिक्वेस्ट और फिजिकल सिम, ये दोनों चीज पैरेलली दो घंटे के एक्टिवेशन पे है। तो दो चीज़ पैरेलली हो सकती है 2 घंटे के लिए। तो एक यहाँ पे मोडस ऑपरेंडी हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ कि बंदे ने ई सिम की रिक्वेस्ट करी हो। बट ई सिम के लिए ऐसा नहीं है कि आप ई सिम की रिक्वेस्ट आप ऐसे एक्टिवेट करते हो। आपको एक कॉल आती है प्रोवाइडर से,
वहाँ पे KYC होता है, आपके फ़ोन डिटेल्स कलेक्ट की जाती है और उसके बाद आपको eSIM इशू होता है। ठीक है, तो ये तरीका है। तो मुझे ये नहीं लगा कि ये सिम स्वैपिंग हो सकता है। अब कुछ बंदे ऐसे बोल रहे हैं कि जो टेलीकॉम कंपनीज होती हैं उनमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ उनकी सांठगांठ हो जाती है। मैंने बहुत सारी न्यूज़ देखी, तो उनके थ्रू वो सिम स्वैप करते हैं। बट अगेन अगर मैं सिम स्वैपिंग के थ्रू जाऊं तो सिम प्राइमरी डिसेबल होगी। तो एक और मोडस ऑफ ऑपरेंडी जो हमें समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे RTGS 50 लाख की हुई है, तो 50 लाख की ट्रांजैक्शन के लिए उसको नेट बैंकिंग का एक्सेस होना चाहिए। तो जो भी अटैकर हो सकता है उसने उनकी इन्वेस्टिगेशन बहुत पहले से कर रहा होगा, उनकी प्रोफाइलिंग पहले से कर रहा होगा और उसको उनके बारे में पूरी जानकारी होगी कि कौन से बैंक में अकाउंट है, ठीक है, कितनी ट्रांजेक्शन्स होती होंगी, उनकी प्रोफाइलिंग ऑलरेडी कर ली होगी। तो हमारे में इसको बोलते हैं OSINT, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है, तो OSINT करके उस बंदे के बारे में प्रोफाइलिंग इन्फॉर्मेशन निकाली होगी। तो सबसे पहले उनका ईमेल एड्रेस आइडेंटिफाई किया होगा, फिर ईमेल एड्रेस को हैक किया गया होगा और फिर ईमेल आईडी के थ्रू बैंक स्टेटमेंट्स को रिव्यू किया गया होगा, फिर वहाँ से उनको अकाउंट नंबर मिला होगा और वहाँ से फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके ये पॉसिबल है कि नेट बैंकिंग पे लॉगिन किया गया होगा। अब क्या होता है, कभी कभी अब नेट बैंकिंग पे लॉगिन करते हो तो नेट बैंकिंग पे लॉगिन करने से क्या होता है कि कभी कभी आपको ट्रांजैक्शन करते हुए आपको अकाउंट ऐड करना पड़ता है। डेफिनेटली 50 लाख के ट्रांजैक्शन अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो अकाउंट ऐड करते समय कुछ डिटेल्स होती हैं, कभी ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगता है, कभी OTP मांगता है। तो OTP में 2 टाइप के OTP होते हैं, या तो OTP बाय SMS होता है, ठीक है, कि आपको SMS आएगा, या OTP ऑन कॉल होता है। तो यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है वो OTP कॉल होगा, कि जैसे OTP कॉल किया तो कॉल चली जाती बंदे को, कॉल जैसे एक्सेप्ट होगी तो इट इज़ कंसिडर कि भैया OTP इनका मिल गया है इनके मोबाइल पे। OTP का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इट इज़ कॉल्ड एज अ समथिंग यू हैव। जब आप पासवर्ड टाइप करते हो उसको बोलता है समथिंग यू नो, और जो आपको OTP मिलता है उसको बोलता है समथिंग यू हैव। तो एज अ ओनरशिप मेरे पास मोबाइल है जिसपे OTP आना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ मोबाइल कुछ बैंक्स क्या करते हैं कि वो OTP ऑन कॉल देते हैं, कि कुछ बंदे फ्रस्ट्रेट होते हैं, दे डोंट वांट टू टाइप एनी काइंड ऑफ SMS एंड ऑल दैट नंबर। तो जैसी कॉल आएगी इट शोज कि ये रजिस्टर्ड नंबर है इन्हीं का, और उन्हें अगर एक्सेप्ट करी है कॉल, इसका मतलब ये इनका OTP है। जीमेल भी OTP ऑन कॉल देता है, बट जीमेल में क्या चीज़ होती है कि वो आपको OTP डिक्टेट करता है और फिर आपको एंटर करना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या हो सकता है कि मोर फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ही उन्होंने OTP कॉल करा होगा, जैसे उन्होंने कॉल को एक्सेप्ट करा, जो सर्वर होगा उसने ये परसीव कर लिया होगा कि इट इज़ अ ऑथराइज यूज़र और ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद क्या है, जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो उस अकाउंट्स में हो गई होगी। तो ये एक तरीका है जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी यूज़ हुआ होगा। तीसरा मोडस ऑफ ऑपरेंडी ये हो सकता है कि eSIM के थ्रू, क्योंकि क्या होता है कि अगर नई eSIM होती है तो उस केस में क्या है कि मेरा कोई भी फ़ोन चलेगा, बस वो eSIM सपोर्ट करना चाहिए। तो मैंने क्या करी, जो ईमेल आईडी हैक करी थी और मैंने सिम को स्वैप कर लिया और उसके थ्रू मैंने SMS भेज दिया और eSIM इशू कर ली। तो ये भी तरीका है। और तीसरा तरीका ये है कि ऑलरेडी सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू सारे अकाउंट की डिटेल्स मुझे थी, ईमेल आईडी की डिटेल्स थी और उसके थ्रू मैंने करा। अगर ये ट्रांजैक्शन 50 लाख की है ट्रांजैक्शंस, तो इसमें एक और चीज़ हो सकती है, इसको बोलते हैं हम BTS का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसको बोलते हैं बेस ट्रांसमिशन स्टेशन। ये बहुत ही एडवांस लेवल की हैकिंग होती है। पहले ऐसे डिवाइसेस बैन थे इंडिया में, आज लोग ईजिली बाय करते हैं ये। तो इसमें क्या होता है कि लो सेंसर्स पे हम छोटे छोटे ट्रांसमीटर्स खरीदते हैं और एक रडार में हम ये देख सकते हैं कि कितने सब्सक्राइबर्स हैं एक पर्टिकुलर प्रोवाइडर के, और उसके थ्रू उनके फ़ोन्स को हाईजैक करते हैं, SMS को हाईजैक करते हैं, जो मुझे पता चला है डार्क ट्रेस में कॉमन चीज़ है। तो ये भी एक तरीका है जहाँ पे उनके कॉल्स को डाइवर्ट किया गया हो, कॉल्स को सुना हुआ हो, SMS को देखा हो, SMS सुना हो, SMS को फॉरवर्ड किया हो। तो BTS एक टेक्निक है। तो वो क्या करते हैं, फेक टावर्स होते हैं। तो अगर जैसे मैं अभी मोबाइल देखूँ तो मेरे मोबाइल पे तो फुल टावर आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि ये मेरे प्रोवाइडर के टावर होंगे, माइट भी BTS के टावर होंगे। तो मेरा डेटा जो हो रहा है वो BTS के थ्रू जा रहा है। तो देखा होगा ना आपने, बहुत सारी बॉलीवुड मूवी में जॉनी लीवर एक खंबे में खड़े हो चढ़ जाते हैं और वहाँ से एक तार को कनेक्ट करते हैं और बात करते हैं, तो वो खंबे की जगह आर वायरलेस टावर हो गया है। तो वो बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं जो बेचते भी हैं और बहुत सारे हैकर्स हैं वो कि खरीदते भी हैं। तो सरप्राइज मत होएगा कि आपके नेबर में कोई हैकर हो और उसने BTS इंस्टॉल करा हो, और विच इज़ एक्ट लाइक एक फेक स्टेशन। तो आपके लिए तो एक फुल टावर आ रहे हैं, माइट भी वो टावर जो सिग्नल कैच कर रहा है वो हैकर का हो। तो आपकी जो कॉल्स हो रही हैं वो उस टावर के थ्रू जा रही हो, जो SMS आ रहे हो वो उसके टावर के थ्रू जा रहे हो, वो चाहे तो आपकी कॉल को कंट्रोल कर सकता है। तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं।
जो हो रही होंगी। तो इस केस में ये भी हो सकता है कि जब हैकर को अगर इनके इंटरनेट बैंकिंग के यूजर एंड पासवर्ड पता होंगे तो उन्होंने जैसे ही एंटर करा होगा ओटीपी उन्होंने हाईजैक करा या ओटीपी कॉल्स को हाईजैक करा, तो ऐसा भी पॉसिबल है। बट इसमें जो उन्होंने जो बताया है इस टेक्निक को बोलते हैं ओटीपी ऑन कॉल। ओटीपी ऑन कॉल का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे ही आप सेंड ओटीपी कॉल करते हो तो उस टारगेट नंबर पे, रजिस्टर्ड नंबर पे कॉल आती है और उस कॉल को जैसे आप एक्सेप्ट करोगे, इसका मतलब ये है कि जो डेस्टिनेशन पर्सन है वो ऑथराइज पर्सन है, उसके बाद सारी ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो इसके बाद की जो एनालिसिस है, जो मुझे समझ में आया, जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर आप करोड़ों में खेल रहे हो या लाखों में खेल रहे हो, ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है अपने नंबर को, जो आपका वेरी कॉमन नंबर है, उसको अपने नेट बैंकिंग के साथ एसोसिएट ना करें। ठीक है, देखिए आप बहुत बड़ी पॉपुलर पर्सनालिटी है, आपके नंबर सबके पास अवेलेबल है। ठीक है, आज आपके एक फोन नंबर से आपका पूरी सर्विसेज हैक हो सकती है। ठीक है, आपकी एक ईमेल आईडी से आपका फोन हाईजैक हो सकता है, क्योंकि जैसे आपका अगर एंड्रॉयड फोन है तो आपका ईमेल आईडी से सारा चीज लिंक होता है। ठीक है, तो अगर मैंने नया एंड्रॉयड फोन खरीदा और उसमें मैंने आपका ईमेल आईडी रजिस्टर कर ली तो आपकी जो सारी प्रोफाइल है वो मेरे पास आ जाएगी, उससे मुझे सारा डेटा आपको मिल जाएगा, जो भी चैट्स हैं, सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जब आप नेट बैंकिंग में डील कर रहे हो, आपका जो बैंकिंग है, ठीक है, उसका एक सेपरेट ईमेल आईडी और सेपरेट फ़ोन नंबर हो। अगर आप करोड़ों में डील कर रहे हो तो 2000 का नोकिया आशा ले सकते हो, तो सारे ओटीपीज उस पर आए और वो नंबर आप किसी को ना दे, सिर्फ बैंक के अलावा किसी के पास ना हो। तो एक ये काउंटर मेजर है। दूसरा काउंटर मेजर ये है कि आप जो भी आपके नेट बैंकिंग के अकाउंट्स हैं, ठीक है, उनके जो पासवर्ड्स हैं एवरी 3 मंथ्स और 6 मंथ्स रीसेट करें। ठीक है, अपने जीमेल अकाउंट्स के पासवर्ड्स को हमेशा रीसेट करें। कोई भी मेल्स लॉटरीज की आ रही हैं या कुछ भी आ रही है उन पर क्लिक ना करें। अगर अपना फ़ोन, क्योंकि आज के टाइम पे आपके फ़ोन पे जीपे भी इनेबल है, सारे अदर ऐप्स भी एक्सेसिबल हैं एंड ऑल दैट। तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे भी आपके मोबाइल को यूज़ करते हैं, उसमें अपनी गेमिंग डाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे केसेस भी हुए हैं जहाँ पे गेमिंग्स आपसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर मांग लेते हैं। कभी कभी सेव कार्ड का ऑप्शन होता है। तो पहले आप एप्लीकेशन को वेरीफाई करें कि वो एप्लीकेशन है क्या। अगर उसमें ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड को, क्रेडिट कार्ड ऐड कर लें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में तो लिमिट है, उस लिमिट से तो पैसा निकलेगा नहीं। डेबिट कार्ड में तो लिमिट नहीं है, क्योंकि आपका मैक्सिमम पैसा आपके अकाउंट में आप चाहते हो कहीं भी यूज हो, राइट। तो अगर आपको लगता है ये एप्लीकेशन क्रिटिकल नहीं है, ये सेंसिटिव है, ये मुझे थोड़ा सस्पिशियस लग रही है, अगर उसमें ऑप्शन है ऑन द रे पेमेंट, वन टाइम पेमेंट, तो वो करें, बट अपना क्रेडिट कार्ड सेव ना करें, आपका डेबिट कार्ड सेव ना करें। क्योंकि जब आप अपने एप्लीकेशंस को में अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सेव करते हो तो सिंगल क्लिक से पेमेंट हो जाती है। तो आप अपने बच्चों को भी ये बोल सकते हो, अपने दोस्तों को भी ये चीज़ बोल सकते हो कि अपना कार्ड नंबर कभी भी सेव ना करें। देखिए दो चीज़ें यहाँ पे, अगर आपको अपनी लेजीनेस रखनी है तो कार्ड सेव करें, और आपको अपने आप को सतर्कता में रहना है तो आप कार्ड सेव ना करें। तो ये सारे मॉडस ऑपरेंडीज हो सकते हैं जिसके थ्रू ये हैक हुआ होगा। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि टेक्नोलॉजी इज़ अ गुड थिंग, बट ई सिम लेने से पहले अपने आप को इवेलुएट करें कि आप कितने सतर्क हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, क्योंकि ई सिम में सिम की ज़रूरत नहीं है। ओके, और प्रोसेस भी बड़ा सिंपल सा है। एक क्यूआर कोड आएगा, उसको स्कैन करेगा, केवाईसी के बाद उसको ऑथेंटिकेट करेगा। तो कोई भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से पहले आप उसको इवेलुएट करें, आप कितने कंफर्टेबल हैं, और उसके बाद कॉल लें कि आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ये वीडियो एक उन सबके लिए है, एक इन्फॉर्मेशन है जिसके थ्रू अपनी आप ट्रांजैक्शंस को आप सिक्योर रखें, अपने आप को सेफ रखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर शेयर करें अपने नेटवर्क में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको इससे फ़ायदा मिले। थैंक यू सो मच, बाय।